फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे, सब मजे में? हाँ सर, हाँ। चलिए, आज बेटा आज की क्लास के अंदर मैं आपको जो ट्रांजैक्शंस, बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, टिपिकल लगते हैं बच्चों को, उन ट्रांजैक्शंस को एकदम सिंपल वे में, एकदम इजी वे में किस तरह से कर सकते हैं, वो आज मैं आपको जो है टेक्निक बताने वाला हूं। इसलिए आज की क्लास बेटा पूरी की पूरी क्लास बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लगभग बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है जब ट्रांजैक्शंस बड़े बड़े हो। सर किस तरह के बड़े बड़े? बेटा इस तरह के ट्रांजैक्शंस भी आते हैं कई बार, जैसे सोल्ड गुड्स टू खुराना, कोस्टिंग ₹25,000, कोस्टिंग दे रखा है सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद में टेकिंग 20% प्रॉफिट भी डाल दिया इसी के अंदर, कोस्टिंग दिया हुआ है, प्रॉफिट भी है, और फिर टर्म्स टीडी भी डाल दिया, सीडी भी डाल दिया, एंड इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज, ये भी कंडीशन डाल दी, और फिर पेमेंट भी 50%। सर ये तो बहुत सारी चीजें इसी के अंदर डाल दी। बेटा ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है ये ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया, ऐसा प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि देखो बेटा, प्रॉफिट तो सेलर कमाएगा ही कमाएगा, तो वो मार्जिन ऐड करेगा सेलिंग प्राइस में। फिर ट्रेड डिस्काउंट ऑलमोस्ट बिजनेस में दिया जाता है, कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन दे सकता है, और उसके बाद रही बात पेमेंट की, तो सामने वाले के पास हो सकता है कि पूरा पेमेंट अवेलेबल ना हो, वो 50% ही दे। यानी कि ये एकदम प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन है। ऐसे ट्रांजैक्शन बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, ना बेटा ना। ट्रांजैक्शन बिजनेस में ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट आपको उसको इस तरह से सॉल्व करने की स्टाइल होनी चाहिए, ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि आप कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन को देख करके डरे नहीं, बल्कि आपको उस ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में मजा आ जाए। हाँ सर, ये बात तो बड़ी गजब है। तो बेटा मजा भी आए और ट्रांजैक्शन भी हो जाए, तो क्या कहना। तो यही आज हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास में यही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट सब कुछ हो, उसको कैसे एकदम इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, एक्यूरेटली सोल्व करेंगे और बहुत कम टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो वो टेक्निक आज हम समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर, हाँ हम तैयार हैं। सर आप शुरू करो फटाफट, बस ज्यादा बातें मत करो। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन बेटा मैं स्टार्ट करूं वो समझाना आपको, उससे पहले मैं दो तीन पॉइंट्स है वो मैं एश्योर होना चाहता हूं। पहला पॉइंट कि ये हम जब स्टार्ट करें उससे पहले आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। परसेंटेज दे रखा हो, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स, कुछ भी हो, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपको बेटा पहले कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस वाली क्लास है, वो आपको पहले अटेंड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस वगैरह की कैलकुलेशन अभी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सेलिंग प्राइस वगैरह कैलकुलेशन जिस बच्चे को नहीं आता है अभी तक, वो पहले बेटा वो क्लास जरूर देखे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ट्रीट करने की बात करेंगे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चा भी पहले एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की क्लास है, वो क्लास पहले देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखिए। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्लास देखोगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में आप टिपिकल ट्रांजेक्शंस प्रैक्टिस कर पाओगे। क्योंकि बेटा टिपिकल ट्रांजेक्शन इजीली अगर प्रैक्टिस करना है तो अपने को कम से कम पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप वो दो क्लासेस अभी देख लो तो आपका काम हो जाएगा एक बार। उसके बाद में सर एक और जो दिक्कत आती है कि सर ट्रांजैक्शन कैश पे है कि क्रेडिट पे है, ये क्लियर नहीं होता है। बहुत बार ट्रांजैक्शन कैश पे होता है, कभी क्रेडिट पे होता है, तो कभी कुछ एजम्पशन लग जाती है। तो अगर बेटा ये दिक्कत भी है तो भी इन दो क्लास के अंदर ही वो भी चीज साथ में कवर हो जाएगी। वैसे मैं बता देता हूं बेटा, गुड्स के केस में जब भी गुड्स परचेज सेल होते हैं और पार्टी का नाम दिया हुआ होता है, तो हम ट्रांजैक्शन को क्रेडिट पे मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन में क्लियरली कैश नहीं बोला हुआ है
तो क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम सिंपल कैसे बनाने वाले हैं। मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रांजेक्शन, इन टिपिकल ट्रांजेक्शन्स की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं एकदम आराम से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम सिंपल वे में आपको मैं लेके जा रहा हूं। तो बेटा बस देखते जाना। हाँ सर, हाँ हम देख रहे हैं। बेटा ये क्या है? ये है नवीन बुक स्टोर, और ये मेरा बिजनेस है, और मैं यहाँ पे क्या सेल करता हूँ? मैं स्टेशनरी सेल करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। आप कहाँ हो? मैं बेटा ये रहा, ये मैं हूं। मैं क्या सेल करता हूँ? स्टेशनरी सेल करता हूँ, स्टेशनरी परचेज करता हूँ, बुक्स सेल करता हूँ, बुक्स परचेज करता हूँ। तो सर क्या ट्रांजैक्शन हुआ? बेटा एक स्टूडेंट आया मेरे पास, स्टूडेंट का नाम क्या है सर? स्टूडेंट का बेटा नाम है राजू। ठीक है, तो राजू मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ सर, कुछ स्टेशनरी चाहिए, कुछ सामान चाहिए, रजिस्टर वगैरह चाहिए, स्कूल से स्टार्ट हो गए, होमवर्क करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने राजू को सामान सेल किया, और कितने रुपए का सामान सेल किया? ₹6000। मैंने राजू को 6000 रुपए का सामान सेल किया, और क्या लेस किया उसको? 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूं TD। तो मैंने राजू को सर 20%, हाँ बेटा हाँ, मैं अपने हर कस्टमर को 20% TD देता हूं। तो मैंने उसी ट्रेड कस्टम के अकॉर्डिंग राजू को कितना TD दिया? 20% TD दिया। 20% TD से राजू बड़ा खुश हो गया। हाँ भाई हाँ सर, खुश तो होने की बात है। तो 20% TD कट के 4800 रुपए। सेल्स कितनी हुई? 4800 रुपीज। तो ये मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है। और आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उसको इनवॉइस में, बिल के अंदर ही लेस कर दिए जाते हैं। दैट इज इनवॉइस प्राइस। 4800 इज द इनवॉइस प्राइस। तो मैं 4800 पे इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब मुझे ये बता दो कि क्या सामान उधार पे बेचा है कि नगद पे? तो बेटा मैंने कहीं आपको मेंशन किया नगद का, और पार्टी का नाम पता है कि नहीं? तो ट्रांजैक्शन किस पे माना जाएगा? उधार पे माना जाएगा। चलो मैं बोल देता हूं कि मैंने उधार पे बेचा। राजू मेरा रोजाना का कस्टमर है, जान पहचान का आदमी है, तो मैंने राजू को उधार पे सामान बेच दिया। और मैं यहां आकर के, ये मेरी अकाउंटिंग की बुक्स है, ये मेरी अकाउंटिंग की बुक्स है, यहां आकर के मैं अपनी एंट्री बना देता हूं। चलो यहां बना देता हूं। यहां ये एंट्री मैं लिख रहा हूं, मैं अपनी बुक्स के अंदर एंट्री लिख रहा हूं। एंट्री नंबर 1, तो राजू ने उधार खरीदा, तो राजू का अकाउंट मेरी बुक्स में इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो मैं डेबिट किसको कर लेता हूं? राजूज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि राजू है रिसीवर। कितने रुपए से? 4800 रुपए से। गुड्स जा रहा है, सेल्स हो रही है, टू सेल्स, क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट 4800 से। ये राजू सामान लेकर के चला गया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट डे या उसी दिन थोड़ी देर बाद राजू फिर से आया। राजू फिर से आया, और क्या लेने के लिए आया? फिर से कुछ स्टेशनरी का सामान भूल गया। राजू का एक छोटी बहन भी है, तो उसके लिए भी कुछ सामान चाहिए था। तो राजू आया, फिर मेरे को कह रहा है कि सामान दो। तो मैंने कहा क्या चाहिए? तो उसने फिर से मेरे से 4000 का सामान परचेज कर लिया, ₹4000। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं राजू पे इतना भरोसा नहीं कर सकता हूं। मैंने एक लिमिट तय कर रखी है। जो स्टूडेंट मेरे से लेने के लिए आते हैं सामान, उनको मैं मैक्सिमम 5000 तक ही उधार बेचता हूं। मैं कितना उधार देता हूं उनको? 5000 का उधार देता हूं।
तो ऑलरेडी राजू का 4,800 रुपए की उधारी हो चुकी है, यानी कि अब मैं इसको और उधारी नहीं दे सकता हूं। तो मैंने राजू को बोला कि ठीक है भाई, सामान तो मैं दूंगा, लेकिन मैं और उधारी नहीं दे सकता, मुझे भी पैसों की जरूरत है। तो अगर पैसे लाया है तो सामान देता हूं, नहीं तो अभी नहीं दूंगा, जब पैसे लाएगा तो दूंगा। तो राजू बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 20% में टीडी। सर टीडी क्यों लेस कर रहे हो? बेटा टीडी तो चाहे उधार पे हो चाहे क्रेडिट पे हो। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आप लोग नोट करो कि ये देखो टीडी मैंने यहां भी लेस किया, 20% टीडी वेदर गुड्स आर परचेज फॉर कैश और क्रेडिट। वेदर गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। कैश पे बेचते हो या क्रेडिट पे बेचते हो, कैश पे खरीदते हो कि क्रेडिट पे खरीदते हो, ट्रेड डिस्काउंट आपका दिया जाएगा, सेल परचेज के ऊपर दिया जाता है, ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई? सर इनवॉइस प्राइस हो गई 3,200। ठीक है बेटा ठीक है, 3,200 रुपए में। इस बार क्या मैं कैश ले रहा हूँ राजू से? हाँ सर इस बार कैश हाथों हाथ ले रहे हो। तो जब मैं राजू से कैश ले रहा हूं तो क्या राजू का अकाउंट इफेक्ट होगा? राजू की उधारी बढ़ेगी? मैं अपनी बुक्स में राजू को रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? सर नहीं नहीं, राजू को तभी रिकॉर्ड करते जब आपने उसको सामान उधार पे बेचा होता। अभी तो कैश आ रहा है, सामान जा रहा है, तो राजू का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। मेरी बुक में राजू का कोई लेना देना नहीं है। सर जब उधार बेचते हैं तो नाम याद रखते हैं, नगद बेचते हैं तो पैसा गिनते हैं। तो हाँ सर हाँ। तो बेटा यहाँ पे जब मैं नगद बेचूंगा तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 3,200 टू सेल्स अकाउंट। गुड्स तो अभी भी जा रहा है, यानी कि गुड्स यहाँ भी गया यहाँ भी गया, कोई दिक्कत नहीं, गुड्स गया क्रेडिट किया सेल्स को। लेकिन यहाँ पे राजू की उधारी थी, यहाँ पे नगद था। तो ये ट्रांजेक्शन बेटा क्लियर हुआ आपको? हाँ सर हाँ, ऐसे तो बहुत ट्रांजेक्शन पहले ही कर चुके हैं। तो अब मान लो अब सपोज करना, अब राजू मेरे को कहता है कि जो राजू है वो मान लो एक साथ ही आता। राजू ये दोनों सामान लेने के लिए अलग अलग नहीं आता, राजू एक साथ ही आता और वो मुझे कहता कि ये सामान चाहिए। तो टोटल कितने रुपए का सामान मैं उसको बेच रहा हूं? टोटल यहां करेंगे 10,000 का सामान। ये देखो टोटल 6,000 4,000 10,000। सर टीडी दोगे कि नहीं दोगे? हाँ बेटा टीडी तो दूंगा, 20% टीडी, यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 8,000 का सामान मैंने उसको बेचा। ठीक है, और अब राजू कह रहा है कि 40% पेमेंट अभी करूंगा, 40% पेमेंट अभी करूंगा, 60% बाद में करूंगा। तो मैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करूंगा? 60% उधार पे, 40% अभी करूंगा। 40% क्लियर है? 40% अभी पेमेंट करूंगा और 60% बाद में करूंगा। तो सर क्या करेंगे? तो बेटा इन दोनों ट्रांजेक्शन को मिक्स कर दे। अगर हम, राजू क्या कह रहे हैं, इसमें से ये 3,200 रुपए तो अभी दे दूंगा कैश। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे राजू का नाम लिखेंगे? क्या इन 3,200 के लिए राजू की उधारी है? नहीं सर नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ये 4,800 आप ले लेना मेरे से बाद में उधार पे। तो उधारी दे दी मैंने उसको, तो यहाँ पे मैं किससे पैसे लेने हैं, मुझे किसका नाम लिखूंगा? राजू का। तो बेटा यहाँ पे बात आपको क्लियर हो रही है कि 3,200 तो कैश में आ रहा है, तो राजू का अकाउंट कितने से इफेक्ट होगा? बचे हुए अमाउंट से, रिमेनिंग अमाउंट से, 4,800 से, और 3,200 रुपए कैश से, और मेरी तरफ से गुड्स कितना जा रहा है? 8,000 का। तो सर क्या कर, इन दोनों का ही बेटा कंबाइंड ट्रांजेक्शन बना दो। यहाँ पे है राजू अकाउंट डेबिट, तो यहाँ भी राजू डेबिट कितने रुपए से? 4,800 से। कैश भी डेबिट, पहले डेबिट वाले सारे 3,200, उसके बाद में टू सेल्स, दोनों जगह सेल्स है, कितना हुआ टोटल? 8,000। तो सर क्या इसको सेल्स को क्रेडिट कर दें एक साथ 8,000 से? हाँ बिल्कुल हाँ। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर हाँ। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि
ये दो ट्रांजेक्शन करें या फिर इन दोनों की बजाय अगर एक ही ट्रांजेक्शन में मैं लिख दूं तो क्या ज्यादा सही नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल ज्यादा सही होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 बार ट्रांजेक्शन बनाया, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रांजेक्शन एक साथ ही होता है, कुछ अमाउंट कैश में, कुछ उधार पे। तो जितना उधार पे है उधारी के लिए पार्टी का नाम, और जितना नगद है उसके लिए कैश अकाउंट। और गुड्स तो जा रहा है, सेल्स तो पूरी कितनी हुई हमारी 8000 हुई है। तो ये दो ट्रांजेक्शन नहीं लिख करके हम ट्रांजेक्शन क्या लिख देते हैं, एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन में एंट्री कर लेते हैं। और ऐसी एंट्रीज को क्या बोला जाता है, कंपाउंड एंट्रीज। वो एंट्रीज जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो। क्लियर है? यहां पे देखो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, इसलिए इस एंट्री को क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। तो ये कंपाउंड एंट्री कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सा होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंपाउंड एंट्रीज। ये मैंने बता दिया कि कंपाउंड एंट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ। अब मान लो इसी के अंदर एक चीज और चेंज करता हूं। मान लो राजू जो है वो मेरा बहुत खास है, और राजू मुझे कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ हाँ राजू बता। तो कह रहा है कि सर ये 3200 रुपए तो मैं आपको इमीडिएटली दे रहा हूं। ये देखो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 3200 रुपए तो मैं इमीडिएटली दे रहा हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा छूट दो ना, कुछ मुझे और डिस्काउंट दो ना। कौन सा डिस्काउंट की बात कर रहा है, सीडी की बात कर रहा है, वो कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि उधारी वाले में कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है जब उधारी लेके गया तो कुछ डिस्काउंट नहीं मांगा, मैंने 20% उसको दिया। लेकिन जब वो नगद पैसे दे रहा है तो वो मुझे कह रहा है कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट और कर दो ना। तो मैंने राजू को बोला, मैंने कहा चलो मैं 3% डिस्काउंट और कर देता हूँ। कितना? 3%। तो 3% 32 इंटू 3 करके 96 हो रहा है। मैंने उसको कहा चलो 100 रुपए डिस्काउंट कर देता हूँ। तो फटाक से उसने एक 100 रुपए का नोट वापस अपनी जेब में डाल लिया। ये 100 रुपए का नोट राजू के लिए सेविंग हो गई। ये 100 रुपए, 3200 रुपए वो लेकर के आया था, 100 रुपए उसके पास पड़ा रह गया। मुझे यहाँ पे कितने दिए? 3100। तो बताना मेरे लिए ये सब काम किसकी बुक में हो रहा है? मेरी बुक में। तो बताना मेरे लिए 100 रुपए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर नुकसान हो गया आपको। तो लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए से। सर ये 3% बेटा मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 96 हो रहा था, मैंने उसको 100 रुपए दे दिया। आप समझने पे फोकस करो ना। 4 रुपए में क्या पड़ा है? ठीक है सर, ठीक है 4 रुपए में कोई, ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 3100, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, टू सेल्स कितनी हो गई? 3200 की। ये एंट्री क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ क्लियर है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया कि कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो। ट्रेड डिस्काउंट आपको पेमेंट करो चाहे ना करो, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन पे मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे मिलता है, या फिर जितनी अमाउंट कैश में दे रहे हो उस पे मिलता है। सर अब ये ट्रांजैक्शन को इसमें कंबाइन करना होता तो क्या करते? तो बेटा यहाँ पे देखो, राजू की उधारी कितनी रहेगी? 4800। कैश कितना आया? 3100। ये इसको मैंने देखा चेंज किया है। और अब सर ये डिस्काउंट जो है 100 रुपए का, आपका लॉस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया बेटा, हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट मुझे ओपन करना पड़ेगा 100 रुपए से। और अब भी सेल्स कितनी हुई? 8000 की। तो ये बेटा हो गई कंबाइंड एंट्री। अब ये ट्रांजेक्शन है और ये, अब इसका एक बार कंबाइंड ट्रांजेक्शन सुन लो बेटा। गुड्स सोल्ड टू राजू, goods sold to Raju rupees 10,000 at 20% TD and 3% CD। CD 3% मैंने थोड़ा अप्रोक्स कर दिया है, ठीक है। 3% CD। राजू पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। तो 40% कैश पे, 60% उधारी पे। तो ये देखो बेटा, ये जो मैं ट्रांजेक्शन बोला, ये सारा ट्रांजेक्शन आपके सामने है। क्लियर हुआ आपको बेटा? ये एक ट्रांजैक्शन मैंने सिंपली आपको समझाया जिससे आपको सिचुएशन क्लियर हो सके। यानी कि कैश क्रेडिट, सर इसमें प्रॉफिट भी आ जाए, ये पेमेंट की शर्तें वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तो ये तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने समझाया है। अभी अगर इसी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है, या 80% भी आपको समझ में आ गया है, तो आप मान के चलो बहुत सही ट्रैक पर जा रहे हो। आप एकदम सही दिशा में आपकी गाड़ी चल रही है। और
ये क्लास ओवर होते होते आपको सारी चीजें एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये बेटा ट्रांजैक्शन है, इस टाइप का एक ट्रांजैक्शन, एक नहीं, एक क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसको एक बार आप नोट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद में आप आगे के ट्रांजैक्शंस, ताकि आगे के ट्रांजैक्शंस मैं थोड़ा फास्ट कर सकूं, क्विकली कर सकूं, और आप भी मेरा उसके अंदर सपोर्ट कर सको, आप भी मुझे बता सको कि हाँ सर ऐसे करिए ऐसे करिए। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन अच्छे से, इतना अच्छे से क्लियर कर लो माइंड के अंदर कि उसके बाद में कई सारे ट्रांजैक्शंस मिलके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि अगर मैं खाली काम करता हूँ, आप लोग अगर काम नहीं कर रहे हो, खाली देखते रहते हो, तो मजा नहीं बनता है। जो आपका इंटरेक्शन होगा, सर हम इंटरेक्शन कैसे कर, अरे बेटा इंटरेक्शन मुझे फील होता है, इंटरेक्शन आप कीजिए ना, आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हो वो मुझे पता चल जाता है, मुझे पता है कौन बच्चा क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। तो आप लोग इंटरेक्शन करिए, आप लोग कॉपी में लिखिए, आप लोग जो रिप्लाई करना चाहते हैं वो बोलिए, मैं अपने आप सुन लूंगा, मैं सुन लूंगा, मैं सब जगह हूँ। हाँ सर हाँ ठीक है, चलिए बेटा तो कुछ ट्रांजेक्शंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन 1 है बोट गुड्स फॉर कैश, ये अंडरलाइन करेंगे हम लोग, बॉट गुड्स फॉर कैश, जो गुड्स परचेज की हैं वो कैश पे परचेज की हैं। और बेटा जब भी कैश में परचेज करे तो पार्टी का नाम अपने काम का नहीं है, क्लियर है। हाँ, पार्टी से अपने को फिर कोई मतलब नहीं होगा। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000, लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी है 40,000, और हम हमेशा एंट्री किस पे करेंगे बेटा, एंट्री करते हैं अपने इनवॉइस प्राइस पे। यानी कि एक चीज बेटा आप लोग हमेशा माइंड में नोट करो कि जब भी आप कुछ परचेज करोगे या जब भी कुछ सेल्स करोगे, बहुत काम का पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत काम का, तो उसका सामने जो अमाउंट लिखोगे, परचेज के सामने या फिर सेल्स के सामने जो आप अमाउंट लिखोगे, वो अमाउंट हमेशा कौन सा होगा, इनवॉइस प्राइस। यानी कि इनवॉइस प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, लिस्ट प्राइस में से टीडी लेस होकर के जो अमाउंट बचेगा उससे हमेशा बिल कटता है, और उसी को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस पे ही परचेज डेबिट होता है और सेल्स इनवॉइस प्राइस पे क्रेडिट होता है, क्लियर है। ठीक है सर ठीक है, चलो तो 40,000 लेस 20% टीडी, तो 20% लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, तो कितना आ गया इसका। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, 40,000 लेस 20%, तो व्हाट विल बी द इनवॉइस प्राइस, 32,000, क्लियर है। कुछ कैलकुलेशंस ऐसी है जो आपको रफ वेस्ट नहीं करना पेजेस, सीधा माइंड के अंदर ही कोशिश करनी है कि कैलकुलेट हो जाए वहीं पे, और कर सकते हो आप लोग। 32,000 लिस्ट प्राइस हो गई, इनवॉइस प्राइस हो गई, एंड 5% कैश डिस्काउंट भी है। क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट में सोचना नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, जब भी क्वेश्चन में मेंशन है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट इमीडिएट हो। क्या है यहाँ पे, हाँ सर हाँ, फॉर कैश लिखा हुआ है, यानी कि कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, और इसको एंट्री में मेंशन भी करेंगे। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले बेटा एंट्री परचेज की है कि सेल्स की है, सर परचेज की है, व्हाट गुड्स परचेज की एंट्री है, तो एंट्री हम फर्स्ट एंट्री यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना कुछ ज्यादा वर्किंग नोट के एंट्री आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं, परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। और बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको चलो यहीं पे ये पढ़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, किस पे, परचेज और सेल्स हमेशा किस अमाउंट से, इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 32,000 का डेबिट। उसके बाद में पार्टी का नाम आएगा, नहीं सर पार्टी का नाम नहीं आएगा क्योंकि कैश पे है ट्रांजेक्शन, तो टू कैश अकाउंट, और टू कैश के साथ चिपकू है डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, जो सीडी है,
क्योंकि टीडी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 5%, और कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पे। कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का 5%। तो 32,000 का 5% कितना हुआ? ये यहीं पे मैं लिख रहा हूं बेटा, 32,000 का 5%। आप क्रेडिट में प्रॉपरली लिखना। सर ये हो गया 1,600, तो डिस्काउंट 1,600, तो कितना कैश देना पड़ेगा? 30,400। क्लियर हुआ ये एंट्री? हाँ सर हाँ बेटा, 1,600 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमारे को, क्योंकि हमने परचेज किया है तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और कैश कितना जाएगा? अगर 32,000 रुपए का बिल बना है और इमीडिएट पेमेंट का 5% और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो पैसे कितने देने पड़ेंगे? 30,400। क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर है। आगे चलो, चलो बेटा चलो, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अंडरलाइन करो। इस बार फिर से हमने नगद में माल बेचा है। ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹20,000, लिस्ट प्राइस है 20,000 की, 10% है टीडी, तो यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 20,000 लेस 10%, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 18,000, 18,000। तो 18,000 इज द इनवॉइस प्राइस। तो सेल्स की एंट्री यानी सेल्स अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? 18,000। क्रेडिट क्यों होगा? सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, सेल्स हमारी इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 18,000 से। बदले में किसी पार्टी का नाम डेबिट करेंगे? नहीं सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर ट्रांजैक्शन कैश पे है, इसलिए पार्टी इफेक्ट नहीं होगी। तो बेटा यानी कि इसका मतलब कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा, क्योंकि सेल्स की है तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट तो सर इसके साथ चलता ही है। डिस्काउंट अलाउड वर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अमाउंट कितना सर? अमाउंट बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा 18,000। टू सेल्स के अंदर हमेशा परचेज के सामने या सेल्स के सामने हमेशा इनवॉइस प्राइस आता है, यानी कि मैं यहाँ पे 18,000 लिख सकता हूँ। और अब सर डिस्काउंट कितना होगा? तो 18,000 का 3% बेटा कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। 18,000 का 3% कितना हुआ सर? ये हो गया 18 3 जा 540, और इसको अगर मैं लेस कर दूं तो इतना कैश रिसीव हो जाएगा 17,460। बेटा कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे। हाँ सर हाँ सही है। चलो बेटा ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये देखो बेटा कितना एकदम सिंपल से ट्रांजेक्शन से। सर अभी तो खाली कैश है सर, बीच में वो आ जाए कि हाफ पेमेंट किया है नहीं किया है, ये लो ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू चंदू फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का चंदू को सामान बेचा एट 20% टीडी। ठीक है, सेल्स कितना हो गया? यानी कि सीधा सीधा इनवॉइस प्राइस। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड को अगर मैं डिटेल्ड में समझाऊं आपको, तो ये देखना, वर्किंग नोट यहाँ पे फेयरली बनाता हूं। तो ये है लिस्ट प्राइस, कितना? 1,00,000 का। इसमें से आपने लेस कर दिया टीडी 20%, तो ये कितना हो गया? 20,000 का। यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना हुआ? 80,000। इसी को हम सेल्स बोल सकते हैं, सेल्स रिकॉर्ड होता है इनवॉइस प्राइस पे, तो 80,000 में। अब यहाँ पे देखना बेटा, क्या सीडी पूरे पे मिल जाएगा? नहीं सर नहीं, सीडी यहाँ पे आपने पूरे पे कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे मुझे ये बताओ कि 80,000 में चंदू को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर चंदू को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? क्वेश्चन ये है, चंदू को कब याद रखना है? चंदू यानी हमारा कस्टमर, कस्टमर को कब याद रखना है? सर जब वो पैसे उधार छोड़ के चला जाए। एक क्रक्स पॉइंट है, एक सिंपल सा पॉइंट है, चंदू को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? सर रखेंगे। रखेंगे तो कितने रुपए के लिए रखेंगे? देखो 40% अमाउंट तो वो कह रहा है कि अभी दे रहा हूं, 60% कह रहा है वो बाद में दे रहा हूं। तो इसका मतलब जैसे होता है ना कि कभी तो आप सर पूरा याद रखते हैं उसको, एक एक बात को याद रखते हैं, नहीं नहीं उसने क्या क्या मेन बातें बोली थी वो याद रखते हैं। तो यहाँ पे हम किस चंदू को क्या याद रखेंगे? जो पैसे देके चला गया उसके लिए याद रखेंगे, उसके लिए रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जो उधारी है वो रिकॉर्ड करेंगे? सर जो उधारी है वो रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 60% यहाँ पे किसका नाम आएगा?
यहाँ पे याद रखेंगे चंदू को, चंदू ने 60% उधारी लेके रखी है मुझसे, तो यहाँ पे 60% किसका, इनवॉइस प्राइस का, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 48,000, यानी कि चंदू के अकाउंट में कितने रुपए लिखे जाएंगे, 48,000 रुपीज लिखे जाएंगे। और बाकी का जो पैसे हाथों हाथ दे दिए उसके लिए क्या लिखा जाएगा, कैश लिखा जाएगा। अब सर टीडी तो लेस हो गया, सर सीडी भी लेस करो। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, जितना उधारी है उसी के लिए पार्टी को याद रखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा बुक्स के अंदर, जितना कैश में दिया उसमें कैश अकाउंट लिखा जाएगा। तो सीडी सर दे देते हैं, सीडी 32,000 का सीडी की रेट क्या है 5%, तो 32,000 का 5% बेटा कितना हुआ 1,600। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। ओ यहाँ पे कौन कैलकुलेट कर रहा है, कौन नालायक कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे जिसने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो एक नंबर के नालायक है। बेटा कभी सीडी मिलता है उधारी पे, जब पार्टी का नाम याद रखना है, चंदू से 48,000 लेने हैं तो सीडी देंगे क्या, सीडी का क्या फंडा है, पेमेंट करें तो देंगे नहीं तो नहीं। तो अभी इस पे कोई सीडी नहीं, सीधा 48 लेना है, लेकिन यहाँ पे पैसे कितने मिलेंगे 30,400। क्लियर हुआ, ये एनालिसिस है ट्रांजैक्शन का। और सर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बेटा ये रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, यहां मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ये ट्रांजैक्शन आपने कर लिए हैं, हाँ सर हाँ ये कर लिए हैं अपने, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, थर्ड हम कर रहे हैं। चलो फर्स्ट एंड सेकंड में यहां से हटा देता हूँ, तो थर्ड ट्रांजैक्शन की एंट्री यहां लिख देता हूं। तो अब मुझे बताना बेटा, यहाँ पे सेल्स चंदू को हमने किया है सेल्स, तो सेल्स तो क्रेडिट होना है किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस आपका कितना है, इनवॉइस प्राइस है 80,000। तो 80,000 का सामान बेच दिया, 80,000 का इनवॉइस यानी बिल हमने चंदू के नाम से बना दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका जो सेटलमेंट होना है, यानी जो या तो पैसे रिसीव होने या फिर जो उधारी है उसके लिए चंदू का नाम आना है। तो सबसे पहले तो चंदू का नाम आएगा, जितने के लिए चंदू रिसीवर है। सर चंदू में कितने रुपए आएंगे 48,000 आएंगे, जितने उधार हैं वही आएंगे। तो चंदू डेबिट हो गया 48,000 से। बाकी के लिए सर सेटलमेंट, तो बेटा कैश भी तो आ रहा है और डिस्काउंट तो कैश के साथ रहेगा ही रहेगा। हमारे लिए सर डिस्काउंट डेबिट क्यों हो रहा है सर कैश के साथ है इसलिए, नहीं बेटा कैश के साथ तो हमने शॉर्टकट बना रखा है, बट डिस्काउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट हमने चंदू को दिया है, हमारे लिए नुकसान है। और ये हो गया आपका 30,400, ये हो गया 1600। आप देखोगे दोनों साइड 80,000 हो गया, एंट्री हो गई आपकी इक्वल। तो इसका मतलब सर बहुत आसान है ये तो, हाँ बेटा हाँ बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थी थर्ड एंट्री, क्लियर हुई है आपको, ये 40% और ये सब सिचुएशन आ गई है। हाँ सर हाँ अब क्लियर है। तो अब ये लो फोर्थ एंट्री करने के लिए मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ बेटा। फोर्थ एंट्री क्या है रीड करना, कह रहा है कि वॉट गुड्स खरीदे फ्रॉम विनय फॉर ₹60,000, लिस्ट प्राइस होगी ये 60,000 एट 5% सीडी एंड 10% टीडी। तो सर इस बार तो टीडी बाद में दिया हुआ है, पहले सीडी दिया हुआ है, तो क्या पहले सीडी ट्रीट करें या हम अपने लॉजिक पे फिक्स रहें, बताओ पहले सीडी ट्रेड करें या लॉजिक पे फिक्स रहें। लॉजिक ये कहता है कि लिस्ट प्राइस में पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस में लेस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि पहले सीडी फिर टीडी। तो अब बताओ क्या मैं उल्टा कर दूं ये कह रहा है वैसे, या हम अपने लॉजिक पे फिक्स रहें। नहीं सर नहीं, हम अपने लॉजिक पे फिक्स रहेंगे। क्वेश्चन वाला हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है सर, टीडी पहले बोलो चाहे सीडी पहले बोलो, अप्लाई तो लॉजिक के हिसाब से ही होना है। हाफ अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, आधा अमाउंट चेक से हमने पेड भी कर दिया, तो इसकी एंट्री पहले बना देते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं। तो बेटा यहां तो आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो डेबिट किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। सामान आ रहा है तो सामान सीधा सीधा आ रहा है, बदले में अब आपने जितना पेमेंट किया चेक के थ्रू टू बैंक आ जाएगा। डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, और अगर कुछ उधारी हुई तो उसका नाम आ जाएगा।
तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि परचेज में कितना आएगा। परचेज में हमेशा क्या आता है, इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, 60,000 लेस टीडी 10%, तो कितना हो गया 54,000। यानी कि ये तो क्लियर है कि परचेज के अंदर कितना अमाउंट आएगा, 54,000 आएगा हर हालत में। बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, परचेज और सेल्स के सामने हमेशा क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस, यानी टीडी लेस करो और वो लिख दो। उसके बाद में अब बेटा देखते हैं कि यहाँ पे विनय को याद रखना है कि नहीं रखना। विनय को याद रखना है कि नहीं रखना। क्या विनय हमारे सपनों में आएगा कि हाँ सर वो पैसे मांग रहा था, अचानक सोते सोते याद आएगा, अरे विनय को इतने रुपए देने हैं, विनय को इतने रुपए देने हैं। हाँ सर, हाँ याद आना है, बिल्कुल आना है। तो बेटा कितने रुपए के लिए याद आएगा, 54,000 हमने परचेज किए टोटल, उसमें से हाफ अमाउंट हमने चुका दिया। सीडी की बात बाद में करते हैं, हाफ अमाउंट हमने चुका दिया, 54 का हाफ तो हटा दो, तो पीछे कितना बचा सर, पीछे बच गया 27। तो आपको बेटा सोने के बाद रात को याद आएगा अचानक से, करे विनय को 27,000 रुपए देने हैं। आप अचानक से नींद खुलेगी, आप बोलोगे 27,000 रुपए विनय को देने हैं। हाँ सर, हाँ विनय को 27,000 रुपए देने हैं। तो विनय के सामने कितने रुपए लिखेंगे, 27,000। अच्छा सर 27 अगर बाद में देने हैं तो अभी कितने दे दिए, 27 दे दिए, यानी कि इन दोनों को मिला करके कितना होना है, 27 होना है। सीडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिल जाएगा। जो पेमेंट हमने इमीडिएटली कर दिया है वहां पे सीडी मिल जाएगा, चाहे वो चेक के थ्रू करो चाहे कैश के थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट किया आपने, सीडी मिल जाएगा। सीडी कितने पे मिलेगा, पूरे 54 पे मिलेगा कि 27 पे मिलेगा। सर ये देखो ये क्या हो रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसको मैं यहाँ पे रफली करूं तो ये मेरा 54, उसमें से 27 कैश में, 27 उधार पे, तो 27 पे सीडी मिलेगा कि नहीं, हाँ सर केवल 27 पे ही सीडी मिलेगा अपने को। तो 27,000 का 5% कैलकुलेट करो। सर ये आ गया अपना डिस्काउंट के अंदर 1350 रुपए। तो जितना डिस्काउंट हो गया वो 27 से लेस होकर के पीछे आपका बच जाएगा, ये जो भी बचेगा, एक बार कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ ट्रांजैक्शन, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। हाँ सर, हाँ अभी तक तो बिल्कुल आसान है, आगे भी बेटा आसान है, बस जरूरत है तो बस प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन करवा दूं, जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद ये मैच नहीं करवाओगे आंसर्स, तब तक कोई फायदा नहीं। उसके बाद देखो ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू सोनू फॉर ₹50,000 ऑन टर्म्स 10% टीडी। तो यानी कि सोनू को जैसे ही सामान बेचा मैंने और 10% टीडी पे, तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 50,000 लेस 10% टीडी, यानी 45,000। 45,000 पे सेल्स की एंट्री करेंगे। फिर कह रहा है 5% सीडी इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। सोनू को हमने शर्त दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर चुका देना। आज चुका है तो सीडी देंगे, हाँ देंगे। 5 दिन बाद देंगे, देंगे। 10 दिन बाद देंगे, यस देंगे। लेकिन 10 से 11वां दिन अगर हो गया, 11th डे पेमेंट किया तो नहीं देंगे, 10th डे तक दे देंगे। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन May 18। देखो ये एंट्री है मई 10 की और पेमेंट रिसीव हुआ है May 18 को। तो पहले अभी May 18 वाली ये बात तो आप एक बार छोड़ दो, अभी यहां तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो यानी कि फिलहाल 10 तारीख को जिस दिन मैंने सेल किया है, पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, सर नहीं हुआ है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन अभी फिलहाल है उधार पे। 18 तारीख की एंट्री को आज रिकॉर्ड नहीं करना है, तो पहले मैं May 10 की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये May 10 क्या एंट्री हुई है, सर सेल्स की एंट्री हुई है, सिर्फ सोनूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सीडी मेंशन करना नहीं है और सीधा उधार पे एंट्री है अभी फिलहाल 10 तारीख को 45,000। सर सोनू 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देगी, उसको सीडी दे दो। बेटा जिस दिन पेमेंट, सीडी का क्या फंडा है, जब पेमेंट आएगा उस टाइम हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक हम लोग सीडी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया मई और ये May 18 की एंट्री और रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब
कह रहा है कि 80% पेमेंट रिसीव हो गया हमारे को। तो रिसीव हो गया तो क्या कैश आएगा? अब क्वेश्चन ये है कि कैश तो आएगा, लेकिन डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? तो बेटा देखो, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। 18 में 10 से 18 यानी 8 दिन में पेमेंट आ गया, तो 10 दिन के अंदर है कि नहीं है? हाँ सर है। तो सीडी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड कर दिया हमने सोनू को, और टू गिवर का नाम आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा टू सोनू। तो अब बेटा पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करनी है। 80% अमाउंट दिया है सोनू ने, तो लेना कितना था? 45,000 का 80% कितना हो गया? ये हो गया आपका 36,000। अब उसमें हमने कितना सीडी कितना देना था? 5%। 5% सीडी भी देना है सोनू को, तो 5% सीडी बेटा कैलकुलेट करो फटाफट से। ये हो गया 1,800 और ये हो गया 34,200। क्लियर है? तो ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। क्लियर हुआ? ये सारा क्लियर हुआ? नोट कर लेना आराम से बाद में। अभी ये इतना सा बस फंडा है। क्या क्या क्रक्स पॉइंट बताए फटाफट से एक बार मैं रिकैप करता हूं आपको। एक तो ये कि टीडीसीडी जो है वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। जब भी परचेज सेल होगा तो उसका परचेज और सेल की सामने अमाउंट हमेशा आएगी कि परचेज कितनी की, सेल कितनी की। तो जितने से बिल कटता है, जितने से इनवॉइस बनता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज के सामने आएगा इनवॉइस की अमाउंट, सेल के सामने आएगा इनवॉइस की अमाउंट, यानी कि लिस्ट प्राइस लेस टीडी। और उसके बाद सीडी तभी दिया जाएगा जब पेमेंट कैश में आ रहा है या फिर हम कैश में पे कर रहे हैं। अगर कैश में 50% पे कर रहे हैं तो सीडी भी उसी अमाउंट पे मिलेगा, 50% पे मिलेगा। यहाँ पे देखो बेटा 40% कैश दिया तो 40% पे सीडी मिला, बाकी पे नहीं मिला। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ बच्चा सीडी इसी पे कैलकुलेट कर देता है, वहीं पे गड़बड़ होती है। सीडी बेटा हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके, इस पे सीडी तभी मिलेगा जब 100% कैश में दे रहे हैं। अगर 50-40 कर रहे हैं तो जितना कैश में है उसी पे सीडी मिलता है। ऐसे तो बेटा अगर मान लो आप कह दो कि सर सीडी तो पूरे पे मिलना ही चाहिए, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं 5% पेमेंट करूंगा, सीडी पूरा ले लूंगा। मैं 5% पेमेंट करके सीडी पूरा ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है, सीडी आपको उसी पे मिलेगा जितना आप पे कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। और उसके बाद में एक और चीज जो हालांकि वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन एंट्री में आपके गलती ना हो जाए उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं मैं। ध्यान से देखना बेटा कि अभी कहीं भी देखो परचेज है, फिर ये कैश और डिस्काउंट क्रेडिट है, सेल्स है, कैश डिस्काउंट डेबिट है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। यानी कि ये बेटा एक फिक्स माइंड के अंदर आपको कंफर्म रहना है कि जो इनवॉइस प्राइस है उस पे परचेज और सेल डेबिट, परचेज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। उसके अलावा यानी कि ये तो सेल्स की अमाउंट होगी 80,000, इसका जो सेटलमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट साइड होता है। यानी कि सेल्स क्रेडिट होगा तो बाकी सारी चीजें डेबिट होगी, परचेज डेबिट होगा तो बाकी सब क्रेडिट होगा। ये भी एक शॉर्टकट है, फंडा है। कई बार बच्चा यहाँ पे इसको डेबिट कर देता है, इसको क्रेडिट कर देता है, तो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए। अरे सर, हाँ हाँ बेटा क्या हो गया? बट सर वो क्वेश्चन जो आपने सबसे पहले लिखा था, जो आपने बड़ा लंबा सारा क्वेश्चन लिखा था, बोला था इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं अकाउंट्स के अंदर, प्रैक्टिकली भी होते हैं, आपको करने पड़ेंगे, वो ट्रांजेक्शन करवा दो। बेटा मेरे को लगता है उसको करवाने की जरूरत ही नहीं, अब तो तुम यूं ही कर लोगे। नहीं सर उसके अंदर कुछ परसेंटेज वगैरह प्रॉफिट भी था। तो बेटा क्या हो गया, प्रॉफिट है उसको पहले सबसे पहले ही क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। तो क्या बन जाएगी, लिस्ट प्राइस। फिर लिस्ट प्राइस बनने के बाद तुम्हें पता है क्या करना है, तो प्रॉफिट ऐड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर कर लेंगे, बट सर वो क्वेश्चन तो आप करवाए दो। चलो चलो बस तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो ये नोट करो। उसके बाद वो जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिखा था वो भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगने वाला है, क्योंकि अभी हम इतनी प्रैक्टिस करके आए हैं, इतना कंसेप्ट बिल्डअप करके आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अधिकतर यही बुक्स के अंदर सीधा इसी टाइप के क्वेश्चंस या फिर टीचर सीधा इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार उठा लेते हैं।
तो यहाँ पे बच्चे को दिक्कत होती है कि ये ट्रांजैक्शन देख के बच्चे को लगता है कि अब क्या करें, अब कैसे होगा। लेकिन जब आप अच्छे से कंसेप्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होकर के आते हैं तो बेटा आपको चीजें बहुत इजी लगती है, बहुत इजी, बहुत इजी। क्योंकि बेटा टीचर का काम होता है कि सब्जेक्ट को इजी बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे, ना कि टफ बना दे। तो बेटा अगर सब्जेक्ट को टीचर इजी नहीं बना पाए तो फिर कोई काम का नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हर एक बच्चे को ये सब्जेक्ट आराम से समझ आ सकता है। कोई मैथमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है कि सर कैलकुलेशन बहुत तेज होगी, मैथ्स के अंदर टॉप था तो ही अकाउंट समझ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कैलकुलेशंस आपको जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब अगर आता है अच्छे से, इन पे कमांड है तो भी आप अकाउंटेंसी के अंदर बहुत अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। देखना ये क्वेश्चन अब कर लेते हैं हम लोग। वैसे ये मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं थी, आप अपने आप ही कर सकते थे। चलो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको। हाँ सर, हाँ ये तो सबसे पहले आपने दिखा के डराया था, इतना खतरनाक क्वेश्चन, और अब जो है अब तो ज्यादा टिपिकल लग नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि खुराना ने कोस्टिंग 25,000 का सामान। तो चलिए बेटा सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग नोट कर लेता हूं, ये यहाँ पे कुछ वर्किंग्स कर लेता हूं इसके लिए। तो सबसे पहले तो कोस्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कोस्ट या कोस्टिंग। तो कोस्टिंग लिख लेता हूं 25,000। आपको पता है कि क्या क्या किस हिसाब से सोल्व करना है। तो बेटा जब कोस्ट है तो कोस्ट के अंदर से आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे क्या? नहीं सर नहीं, पहले सेलिंग प्राइस तो आने दो। इसलिए सबसे पहले ऐड करते हैं क्या? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन सिंपल है, 20% निकालना है, 25,000 का 20%। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वगैरह कुछ नहीं करना बेटा, ओन कोस्ट कहा हुआ है, ओन कोस्ट, और मेरे पास अवेलेबल क्या है? कोस्ट। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कोस्ट पे सीधा 20% लगा दिया मैंने, 5,000। ये बेटा मेरे पास आ गया लिस्ट प्राइस, एमआरपी जिसको बोलते हैं, ये लिस्ट प्राइस हो गया 30,000। उसके बाद में बेटा ये क्या कह रहा है कि 10% टीडी है, तो अब मैं टीडी लेस करूंगा, सीडी लास्ट में होता है एकदम, टीडी 10% यानी 3,000 का, तो ये 27,000 हो गया। ये क्या बोलेंगे इसको? इनवॉइस प्राइस। ठीक है बेटा, हाँ सर हाँ। उसके बाद में क्या कह रहा है? सीडी 2% का, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज, उसमें से 50% अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दिया। तो क्वेश्चन ये कि अब सीडी कितने पे मिलेगा? सर 50% पे मिलेगा, तो इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे। ये हो गया 13,500, ये हो गया 13,500। ये उधार पे है, ये नगद पे है, तो सीडी मैं लेस करूंगा, ये कैश वाला है, ये ट्रांजेक्शन कैश है। तो जब मैं सीडी लेस करूंगा तो यहां करूंगा, यहां डैश, यहां कोई सीडी अवेलेबल नहीं है, केवल जितना पेमेंट करेगा उसी पे सीडी मिलेगा। कितने परसेंट? 2%। 2% इसका कैलकुलेट कर लो सर, ये आ रहा है अपना 270 रुपए। तो पेमेंट करना पड़ेगा 13,230, ये 13,500 ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये सारा क्लियर है सर। उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं? ये बेटा अप्रैल 25 की एंट्री है, ये अप्रैल 30 की है। तो अभी आपको जर्नल में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है सर? अभी तो हमें अप्रैल 20 की रिकॉर्ड करनी है, तो अप्रैल 20 की डेट लगाओ। उसके बाद में क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे सेल्स किया है हमने, तो सबसे पहले तो जितना कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट सर इसके साथ चिपकू है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये दोनों तो चिपकू है एकदम। 13,230 कैश आया, 270 डिस्काउंट का नुकसान हो गया, तो नुकसान को डेबिट करो। और उसके बाद में खाली इतना ही नहीं है सर, उधारी भी है, तो उधारी के लिए किसको डेबिट करेंगे? खुराना को, तो खुराना डेबिट कितने से? 13,500, क्योंकि खुराना से कितने रुपए लेने हैं मुझे? 13,500 रुपए पेंडिंग है, उसके लिए खुराना डेबिट हो जाएगा। और 2 क्रेडिट क्या होगा? सिर्फ सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहा है, बदले में पैसे कैसे कैसे आने हैं, कितना उधारी है, वो सारा हिसाब किताब, वो सारा एक तरफ गुड्स जा रहे हैं पूरे मेरे तरफ से 27,000 के इनवॉइस प्राइस पे। जिस अमाउंट से बिल
हमने इश्यू किया है उस अमाउंट से हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस। ये हमेशा याद रखना, चाहे परचेज हो सेल्स हो, परचेज के सामने क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस, सेल्स के सामने इनवॉइस प्राइस। उसके बाद में सर बाकी की एंट्रीज, बाकी की बेटा अपने आप कर सकते हो आप लोग। सर बता दो आप एक बार। चलो मैं बता देता हूँ बेटा। 60% अमाउंट रिमेनिंग, शर्त क्या थी, 7 दिन के अंदर दे तो भी सीडी देंगे, तो इमीडिएट पे सीडी मिल गया। अब यहाँ 20 से 25 5 दिन बाद पेमेंट हो रहा है, क्या सीडी मिलेगा? यस सर यस। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है बचा हुआ, डिस्काउंट आ रहा है 2। अब कौन देने वाला है, खुराना, तो खुराना को कर देंगे क्रेडिट। और उसके बाद में सर अप्रैल 30 की एंट्री में बताना 10 दिन बाद दे रहा है, क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? सर अब कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको बोला था कि सीडी तभी देंगे अगर 7 दिन का पेमेंट करे तो। क्लियर है? कुछ नहीं कहे तो इमीडिएट होता है सीडी का मतलब, लेकिन अगर सेलर कहता है कि विद इन 7 डेज भी सीडी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो गया 10 दिन, तो अब सीडी नहीं मिलने वाला। तो यानी कि यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है कैश टू खुराना, सीडी अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है। सर इनकी अमाउंट तो लिखो बेटा, अमाउंट तो कुछ काम तो आप ही करोगे। हाँ सर हाँ, चलो मैं बता देता हूँ 13,500। रिमेनिंग कितना था, 13,500। अब यहाँ पे कितना मिल रहा है, 13,500 का 60%, तो 13,500 का 60% बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 8,100, और पीछे बचा हुआ रह जाएगा 13,500 का 40%, यानी कि 5,400। तो ये वाले में तो बिना डिस्काउंट के 5,400 पूरा ये उधारी मिलनी है एज इट इज। लेकिन यहाँ पे कुछ कैश होगा, कुछ डिस्काउंट होगा, यानी कि कितना डिस्काउंट होगा, 2% डिस्काउंट में चला जाएगा। ये 2% आपका शायद हो जाएगा 162 से लेस करके ये अमाउंट यहाँ लिख लेना। इतना कैश हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट, एकदम सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। देखो पूरा वर्किंग नोट ये पूरा अच्छे से कर लिया हमने कवर। अगर आप चाहते तो इसको इससे 1/10 टाइम में भी कंप्लीट कर सकते थे फटाफट से। ये सारी कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते थे आप लोग। तो जितना कैलकुलेशन स्पीड होगी आपकी, ये कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे उतना ही फटाफट से एंट्री लिखोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो ये तो था आज की क्लास अपनी, जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कैसे ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स परसेंटेज देख करके तरह तरह से अगर कंफ्यूज करता है तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ये सारी चीजें आपके माइंड में रहे। हाँ सर माइंड में रखनी है कि नहीं रखनी है? हाँ सर रखनी है। तो अगर माइंड के अंदर रहनी है ये चीजें, तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में ये क्वेश्चंस आपको एकदम सिंपल से एकदम छोटे छोटे लगेंगे। आपको लगेंगे, आप बोलोगे कि सर कोई अच्छा धांसू ट्रांजैक्शन दो, कोई एकदम जबरदस्त ट्रांजैक्शन दो जिसको करने में मजा आए। ये तो सर बहुत सारे, ये इनके अंदर है ही क्या। तो बेटा ये वाली सिचुएशन जिस दिन आ जाए तब समझना कि हाँ अब हम परफेक्ट हो गए, अब हमारे को कोई क्वेश्चन दे दो। तो अभी बेटा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आपको सारा अच्छे से क्लियर होने वाला है। और एक जो होती है कि हाँ सर हमें अब इस तरह के ट्रांजैक्शन में महारत हासिल हो चुकी है, वो चीज होने वाली है। चलिए मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन होमवर्क में दे देता हूँ, वो सॉल्व करके इनका सॉल्यूशन मेरे को भेजना। और बेटा फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर आप कुछ सजेशन है, कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ। आप कभी भी मेरे को कोई भी डाउट लिख सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स सॉल्व कर पाऊं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।